अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? टाइम की कोई वैल्यू है या नहीं? लड़की देखने जाना है। अरे हाँ, चलना है। मैं तैयार हो गया हूँ, चलो चलते हैं। फिर सभी लोग कार में बैठकर लड़की देखने जाते हैं। सभी लोग सोफे पर बैठते हैं और लड़की साड़ी पहनकर आती है और सभी को चाय देती है। चाय पीजिए। मेरी बेटी ने चाय और ये बाकी सारा नाश्ता अपने हाथों से ही बनाया है। सभी चाय पीते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और बताइए कैसी लगी चाय? वैसे मेरी बेटी को सब कुछ बनाना आता है। रोज सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम खुद ही करती है। कावेरी अपनी बेटी प्रीति की बहुत तारीफ करती है और प्रीति सबको अच्छी भी लगती है। समधन जी, जिस तरह से प्रीति के बारे में बता रही हैं, उस हिसाब से तो प्रीति बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। ऐसी बहू अगर मेरे घर में आई तो ठंड में मुझे काम से छुट्टी मिल जाएगी। सच में बहू तो बिल्कुल ऐसी ही चाहिए, एकदम संस्कारी। एक काम करता हूँ, शादी के लिए हाँ कह देता हूँ। ये सोचकर मनीष और गायत्री दोनों ही रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ कावेरी भी शादी के लिए मान जाती है। पक्का होने के बाद गायत्री प्रीति को शगुन देती है और वापस घर लौट जाती है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। गायत्री बहन, आज आप मार्केट आई हैं। आपके घर में तो शादी की तैयारी चल रही है ना? हाँ, शादी की तैयारी चल रही है, इसी वजह से तो मार्केट आई हूँ। पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। हाँ वो तो है, ठंड में आपकी हालत तो पंचर हो जाती होगी। हाँ, लेकिन एक बार मेरे बेटे की शादी हो जाने दो। मैंने अपने बेटे के लिए एकदम संस्कारी लड़की पसंद की है। बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है वो। उसके आने से मुझे काम से छुटकारा मिल जाएगा। लड़की संस्कारी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो बस दिखावा करती हैं, काम नहीं। लेकिन मेरे होने वाली बहू ऐसी नहीं है, बहुत ज्यादा संस्कारी और अच्छी है। इस तरह गायत्री अपनी होने वाले बहू की तारीफ सबसे करती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे तुझे जो करना है वो अपनी शादी के बाद करना, समझी तू? ठीक है, तो फिर मैं शादी के बाद अपनी ससुराल में राज करूंगी। वैसे भी मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ, लेकिन अपने ससुराल में तो सबसे बड़ी बहू होंगी। अब आएगा मजा, दिन भर आराम करूंगी। इसी तरह दोनों तरफ अलग अलग सोच के साथ कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के वक्त गायत्री प्रीति की आरती करती है और फिर उसे सोफे पर बैठाती है। तो फाइनली आ गई गायत्री के घर उसकी बहू। अब तो आराम ही आराम है गायत्री की जिंदगी में। हाँ, और ऊपर से बहू भी इतनी संस्कारी, न ब्लाउज में कोई डिजाइन, न साड़ी पहनने का अलग स्टाइल। कितनी सीधी सादी है। मॉडर्न बहू से तो कोसों दूर है। हाँ, तो भाभी किसकी है? इस तरह सभी लोग हंसी मजाक करते हैं, साथ ही प्रीति की बहुत तारीफ करते हैं। फिर कुछ देर बाद प्रीति अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगली सुबह 5 बजे। ओहो, इतनी जल्दी सुबह हो गई और ठंड भी लग रही है, लेकिन फिर भी जाकर पहले घर का काम कर लेती हूँ। पहले दिन इम्प्रेशन थोड़ी ना खराब होने दूंगी। ये सोचकर प्रीति तैयार होकर किचन में जाती है और बाकायदा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। भाभी, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। कितना टेस्टी खाना बनाया है आपने। हाँ, सच में हमें कितनी फुर्तीली बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं न जाने कैसी होती हैं। इसी तरह सभी लोग खाना खाते खाते हंसी मजाक के साथ प्रीति की ढेर सारी तारीफ भी करते हैं। फिर प्रीति पूरे दिन घर का काम अकेले ही करती है और फिर रात को। उफ, मैं तो थक ही गई। अरे मेरी प्यारी पत्नी, पूरा दिन काम करके थक गई तो फिर इतना काम किया ही क्यों? अच्छा, तो और कौन करता काम मेरे होते हुए? मैं माया से थोड़ी ना काम करवा सकती हूँ। उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। सच में प्रीति, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे बिल्कुल ऐसी ही पत्नी चाहिए थी, जो मेरे साथ मेरे पूरे घर का भी ध्यान रखे। वरना आजकल की बहुओं की वजह से तो घर में सिर्फ झगड़े होते हैं। हाँ, तो मैं आजकल की बहुओं की तरह नहीं हूँ। इस तरह आयुष और प्रीति थोड़ी बातें करते हैं और रात होते होते सो जाते हैं। अब प्रीति रोज सुबह जल्दी उठती और घर का सारा काम करती। 2-3 दिन बाद, चलिए मेरा खाना तो हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, तब तो ऑफिस की छुट्टी थी, आज से तो रोज ऑफिस जाना पड़ेगा। चलो मैं भी निकलता हूँ ऑफिस के लिए। फिर घर के सभी मर्द ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और प्रीति जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अरे दोपहर हो गई है, बहू ने अब तक खाना नहीं बनाया, मैं देख कर आती हूँ। ये सोचकर गायत्री प्रीति के कमरे में जाती है और उसे उठाती है। बहू, दोपहर के 1 बज गए, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया।
हाँ तो रोज मैं ही तो खाना बना रही हूँ, एक दिन आप नहीं बना सकती क्या? अरे लेकिन बहू। क्या बहू बहू, काम कीजिए और हाँ खाना बनाकर मुझे बिस्तर पर ही दे दीजिएगा। गायत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए जाकर चुपचाप किचन में खाना बनाती है। और फिर शाम को। भाभी शाम के 5 बज गए हैं, अब तक तो आप घर में पोंछा लगा देती हैं, आज क्यों नहीं लगाया? रोज लगा देती हूँ तो जरूरी नहीं है कि क्या आज भी मैं ही लगाऊं? तुम नहीं लगा सकती क्या? पुस्तैल भाभी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? और फिर मुझे पढ़ना भी तो होता है। पढ़ लिख कर कोई महान नहीं बन जाओगी, जाकर पोंछा लगाओ चुपचाप। प्रीति पायल को धमकाती है, जिसकी वजह से पायल चुपचाप पूरे घर में पोछा लगाती है। और उसके बाद बहू शाम हो गई है, जाकर छत पर से कपड़े ले आ। क्यों, आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? खुद जाकर छत पर से कपड़े उतार लीजिए। और वैसे भी मेरे हाथों में नेल पेंट लगा है, मैं नहीं जा सकती। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। और फिर रात में किचन में खाना बनाते वक्त, बहू आज तो तूने पूरे दिन कुछ नहीं किया, कम से कम प्याज काट दे। देखिए मैं प्याज काट देती, लेकिन प्याज मेरी आंखों में लगता है, इसलिए आप खुद काट लीजिए। थोड़ी देर बाद, भाभी अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप ये सब्जी छौंक दीजिए ना। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो देखो मैं सब्जी छौंक देती, लेकिन इसका धुआं मेरे गले में लगता है, तो तुम ही छौंको। इस तरह प्रीति एक भी काम को हाथ नहीं लगाती है। फिर रात में सबके आने के बाद, अरे माँ आप थक गई होंगी, आप जाइए डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। ठीक है बहू। प्रीति की बात सुनकर गायत्री जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और प्रीति सबको खाना खिलाती है। अब इसी तरह 1-2 दिन बीतते हैं। सबके ऑफिस जाने के बाद प्रीति घर का एक भी काम हाथ नहीं लगाती और सबके घर आने के बाद काम करने का झूठा दिखावा करती थी। इसी तरह एक दिन रात में, उफ, जब से मैं इस घर में आई हूँ सुबह शाम मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। अरे तो तुम पायल या फिर माँ की मदद क्यों नहीं ले लेती? अब मेरे होते हुए वो काम करे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे नहीं नहीं, इतनी टाइम में तुम अकेले कैसे सारा काम करोगी? मैं कल सुबह माँ से बात करता हूँ। फिर आयुष और प्रीति दोनों ही सो जाते हैं और अगले सुबह ऑफिस जाते वक्त, माँ कल भी पूरा दिन प्रीति ने अकेले सारा काम किया था, आप लोग उसकी थोड़ी मदद करवा दिया कीजिए। क्या? नहीं भैया ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि 3-4 दिनों से भाभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगा रही हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, और फिर जब हम ऑफिस जाते हैं और जब घर आते हैं दोनों वक्त ही भाभी तो काम कर रही होती हैं। नहीं बेटा, वो सब काम का दिखावा करती है, बल्कि सारा काम हम दोनों करते हैं। देखो माँ झूठ मत बोलो, आप भाभी के बारे में मदद नहीं करवाना है तो मत करवाओ। गायत्री सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी गायत्री की बात पर विश्वास नहीं करता और अपने अपने काम पर चला जाता है। ओ लो शिट, बेचारी आप दोनों की बातों पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। खैर कोई करेगा भी नहीं, इसलिए आप लोग काम पर लग जाइए। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और फिर माँ और पायल सारा काम रोज की तरह मिलकर करने लगती हैं। पता है तुझे, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। उन्हें मैंने जितना छोटा किया वो उतना ही मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही हैं और मेरे पति को भी भड़का दिया है उन्होंने। मेरे पति भी मेरी एक बात नहीं सुनते। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ यार, और ऊपर से जब से मेरी देवरानी आई है तब से तो इस घर में मेरा राज ही खत्म हो गया। लेकिन देख तो ऐसा मत होने देना। इतना कहकर सौम्या फोन कट कर देती है। हे भगवान, अगर मेरे साथ ये सब हुआ तो नहीं नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगी ऐसा। ना ही अपनी ननद को पढ़ने दूंगी और ना ही अपनी सास को आराम करने दूंगी। ये सोचकर प्रीति तुरंत जाती है और वॉशिंग मशीन का तार निकाल देती है। अरे ये वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चल रही? अब हाथ से कैसे कपड़े धोऊं इतनी ठंड में? अगर ठंड में हाथ से कपड़े धोइएगा तो आप मर नहीं जाएंगी। फिर प्रीति गायत्री से हाथों से कपड़े धुलवाती है। फिर शाम को, पायल तो लग रहा है पढ़ रही है, लेकिन अगर वो पढ़कर मुझ पर स्टेप जमाने लगी तो नहीं नहीं। प्रीति ये सोच रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत जाकर कॉफी बनाती है और पायल के कमरे में जाती है। ये लो पायल, कॉफी पी लो। फिर प्रीति पायल को कॉफी देते वक्त और जानबूझकर उसके नोट्स पर कॉफी गिरा देती है। ये क्या भाभी, आपने चिल्ला क्यों रही है? वैसे भी पढ़कर कौन सा तुम कलेक्टर बन जाओगी? जाओ मेरे लिए तुम कॉफी बना दो और घर का काम भी कर देना। इस तरह प्रीति पायल को ठीक से पढ़ने भी नहीं देती थी। मैं बाहर पार्टी में जा रही हूँ, ये वन पीस पहनकर। हाँ तो मेरी मर्जी, आपको क्या? इतना कहकर प्रीति पार्टी में चली जाती है और सबके आने से पहले वापस भी आ जाती है।
अरे क्या हुआ गायत्री बहन, आपकी तो बहुत बड़ी संस्कारी बहू थी। कल ही मैंने उसे देखा कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर जा रही थी। अरे उनकी बहू तो संस्कारी के नाम पर मॉडर्न निकली, मॉडर्न बहू के राज में काम कर रही हैं। इस तरह आस पड़ोस में भी गायत्री की मॉडर्न बहू की हरकतों के बारे में हल्ला मच जाता है, और अगर कोई विश्वास न करता तो वो परिवार के सदस्य थे। जब गायत्री सबको प्रीति के बारे में बताती थी तब माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? क्या मुझ में कोई कमी रह गई है? मैं तो किसी को तंग भी नहीं करती हूँ। क्या मैं अच्छी बहू नहीं बन सकी? माँ, आप हमेशा प्रीति के बारे में झूठ क्यों कहती हैं? वो बहुत अच्छी है, आप मुझे उसके खिलाफ भड़काइए मत। कितना आसान है इन लोगों को पागल बनाना। अपनी उंगली पर नचाओ और साथ ही सास से मस्त काम करवाओ। इसी तरह समय बीतता है और फिर एक दिन मेरा बेटा भी मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अब मैं किसे समझाऊं कि सच क्या है? देखो, मैं जानता हूँ कि सच क्या है, लेकिन अब घर हमारे पैसों से नहीं बेटों के पैसों से चलता है, इसलिए ज्यादा झगड़ा भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? इतनी सारी दिक्कतों की वजह से गायत्री और पायल को प्रीति के सामने हमेशा दबकर रहना पड़ता था, और प्रीति का सच कभी आयुष के सामने आ ही नहीं पाता था। फिर एक दिन, माँ, मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। दरअसल मैं पंखुड़ी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत ज्यादा अच्छी है माँ। अरे लेकिन बेटा। माँ, लेकिन वेकिन क्या? देखो, पंखुड़ी बहुत अच्छी है, ऑफिस में काम करती है, आप लोग एक बार मिलकर तो देखो। अरे जब तूने सब कुछ सोच ही लिया है तो हम क्या बोले। ठीक है, कल लड़की को देखने चलेंगे। फिर अगले ही दिन सभी लोग लड़की देखने जाने की तैयारी करने लगते हैं। मैंने खुद पसंद करके संस्कारी बहू लाई और वो मॉडर्न निकल गई। अब तो मॉडर्न बहू ही आ रही है, पता नहीं ठंड में मेरा क्या होगा। वहीं कमरे में, अरे अब ऑफिस में काम करने वाली कोई मॉडर्न लड़की मेरी देवरानी बन गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे रोकूं मैं शादी को? प्रीति यही सोच रही थी कि तभी क्यों ना मैं देवर जी के फोन से उनकी गर्लफ्रेंड को अजीबोगरीब मैसेज कर दूं, जिससे झगड़ा हो जाए और शादी करने से वो इनकार कर दे। ये सोचकर प्रीति तुरंत अनमोल के कमरे में जाती है और उसका फोन लेकर पंखुड़ी को अजीबोगरीब मैसेज कर देती है। तभी अनमोल देख लेता है। भाभी, आप मेरे फोन के साथ क्या कर रही थी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर प्रीति वहां से तुरंत भाग जाती है और अनमोल भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर सभी लोग लड़की देखने पहुंचते हैं, सारी बातें होती हैं और दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता तय हो जाता है। आंटी जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप इस शादी के लिए मान गई। मुझे तो लगा था कि आप मानेंगे ही नहीं। आप क्या कर सकते हैं बेटा, मानना ही पड़ा। वैसे मेरा फोन कहाँ गया? पंखुड़ी, एक बार अपना फोन देना। अनमोल जैसे ही पंखुड़ी का फोन लेता है तो वो देखता है कि अनमोल के फोन से पंखुड़ी के फोन में अजीबोगरीब मैसेज आए हैं। ये क्या? ये सारे मैसेज तो मैंने पंखुड़ी को नहीं किए, फिर किसने किया होगा? मेरा फोन आखिर बार तो हाँ, भाभी ने लिया था, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? अरे छोड़ो, जो भी है। अच्छा हुआ पंखुड़ी ने इसे नहीं देखा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। फिर अनमोल तुरंत सारे मैसेज डिलीट कर देता है और सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। अब जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और कुछ दिनों में शादी होकर पंखुड़ी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। जैसे गायत्री, तेरी छोटी बहू भी सुंदर बहुत है, लेकिन थोड़ी मॉडर्न भी है। हाँ, बैकलेस ब्लाउज भी कहना है। वैसे सच में अब बेचारी गायत्री क्या करेगी? अपनी एक मॉडर्न बहू से तो परेशान थी, अब दूसरी से भी। ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खैर, मुझे क्या। वैसे भाभी, आप जाकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। फिर पंखुड़ी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगली सुबह उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म बखूबी पूरी करती है। बहू, वाह, क्या खाना बनाया है तुमने, बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या फायदा इन हाथों में जादू होने का, जब ये 2-3 दिनों का ही नाटक है। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन गायत्री के मन में एक अलग ही उलझन चल रही थी। इन्हीं सब के बीच सभी खाना खाते हैं और पंखुड़ी घर का सारा काम करती है। अब इसी तरह 1-2 दिन निकलते हैं और फिर एक दिन, चलो अब फिर से डेली ऑफिस जाना पड़ेगा, अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। इतना कहकर सभी लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर दोपहर में, चलो सब तो ऑफिस गए, अब छोटी बहू का भी ये दिखावा खत्म हो गया होगा। जाकर किचन में मुझे ही काम करना पड़ेगा। ये सोचकर गायत्री जैसे ही किचन में काम करने जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों? मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी सारा काम, आप जाइए आराम कीजिए।
क्या सच्ची? सब लोग ऑफिस चले गए उसके बाद भी तू काम करेगी? सबके ऑफिस जाने या ना जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? घर का काम अब मैं और जेठानी जी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वैसे आप जाइए, आराम कीजिए। फिर पंखुड़ी गायत्री को कमरे में भेज देती है और पंखुड़ी खाना बनाती है। फिर शाम को अरे पायल, तुम कहाँ जा रही हो? छत पर से कपड़े मैं उतार लूंगी, तुम जाकर पढ़ाई करो। हाँ, तुम्हारी एग्जाम आ रही है ना, तो तुम पढ़ाई करो। पंखुड़ी जाकर छत से कपड़े उतार कर लाती है और पायल पढ़ाई करती है। थोड़ी देर बाद मैं तो पूरी थक गई, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कमरे में जाकर पंखुड़ी देखती है कि गायत्री पोछा लगा रही है। अरे माँ जी, आप पोछा क्यों लगा रही हैं? पोछा तो जेठानी जी लगाती है ना। अरे बहू, वो तो क्या हुआ माँ जी? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? और वैसे जब सभी लोग काम पर चले गए हैं तो जेठानी जी किसी काम को हाथ भी नहीं लगा रही हैं, ऐसा क्यों? पहले तो गायत्री पंखुड़ी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन फिर काफी इज्जत करने पर पायल पंखुड़ी को सारी बातें बता देती है। क्या जेठानी जी ऐसा करती है? वो आप लोगों को टॉर्चर करती है? हाँ, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये सब और नहीं होगा। मैं भी जेठानी जी से बात करती हूँ। इसी बात पर पंखुड़ी जैसे ही प्रीति से बात करने की कोशिश करती है तो अच्छा, तो अब तुम जैसी कवाल लड़की मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना है? मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीते आ रही हूँ और ऐसे ही मॉडर्न तरीके से जीऊंगी। मैं तो तुम्हारी तरह कवाल नहीं हूँ। जेठानी जी, आपको शर्म नहीं आती? आप माँ जी के साथ ऐसा करती हैं और वो आपसे कितनी ज्यादा बड़ी हैं। ठंड में अगर आपको ठंड लग रही है तो उनका क्या हाल होता होगा? ओ हेलो, देखो तुम कबाड़ लड़की, मुझे अपना भाषण मत सुनाओ। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? पता है तू कौन है? गवार बहू। क्या गवार बहू? प्रीति के खाने के बाद प्रीति और पंखुड़ी में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और जब सभी लोग ऑफिस से घर आते हैं तब भी वो झगड़ा चल रहा था। अरे क्या हुआ? आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? देखो ना, आप सब लोग मेरी देवरानी जी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी देवरानी जी मुझ पर चिल्ला रही हैं, जबकि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ हमेशा की तरह। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि घर का सारा काम मैंने किया है और ये तो कभी भी घर का कोई काम नहीं करती। माँ जी ने मुझे सब कुछ बताया है। बस बहुत हो गया। अब तक माँ मेरी पत्नी को गलत साबित करना चाहती थी और अब तुम। मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। इसके बाद झगड़ा थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन अंत में सभी लोग पंखुड़ी को ही डांटते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। देख बहू, तू उदास मत हो, यहाँ पर ऐसा ही होता है, इसलिए तो हम लोग बिना कुछ कहे सारा काम खुद ही कर लेते हैं। ये कहकर गायत्री भी अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पंखुड़ी भी जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह से पंखुड़ी को सब कुछ पता होने के कारण वो घर का सारा काम अकेले ही संभालने लगती है। माँ जी, आपको सर्दी है इसलिए आप ठंडे पानी से मत नहाइएगा। मैंने गीजर ऑन कर दिया है, गर्म पानी से ही नहाइएगा। हाँ ठीक है। फिर गायत्री जाकर गर्म पानी से नहा कर आती है। इस दिसंबर के महीने में गर्म पानी से नहाने के बाद भी इतनी ठंड लगती है। तभी चाय लेकर कमरे में पंखुड़ी आती है। आप अभी भी कांप रही हैं? आपको ठंड लग रही होगी ना, इसीलिए आप बिस्तर पर बैठकर चाय पी लीजिए और आराम कीजिए। लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए। मैं आपका खाना भी बिस्तर पर ले आऊंगी। इतना कहकर पंखुड़ी वहां से दवाई लेकर झूले पर बैठे अखबार पढ़ रहे मनीष के पास जाती है। अरे ससुर जी, आपकी दवाई खाने का टाइम हो गया है ना, ये लीजिए दवाई खाइए। हाँ, खा रहा हूँ। अब तो मेरा ध्यान तू ही रखती है। इसके बाद मनीष दवाई खाता है और फिर रात में। पायल, कल तुम्हारी एग्जाम है ना, तुम सो मत जाना। ये लो कॉफी पियो और मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ नोट्स बनाने में। सच में भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। एक प्रीति भाभी है जो मुझे पढ़ने नहीं देती और एक आप। इसके बाद पंखुड़ी पायल के नोट्स बनाने में हेल्प करती है और देर रात होने पर वो तुरंत गायत्री के कमरे में जाती है। अरे बहू, इतनी रात को तू मेरे कमरे में? हाँ, आपको सर्दी थी ना, तो मैंने सोचा आपके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर दूं, इससे आपको आराम मिलेगा। इतना कहकर पंखुड़ी गायत्री के पैरों में तेल लगाकर मालिश करती है, जिससे गायत्री को बहुत आराम मिलता है। अब इसी तरह धीरे पंखुड़ी सभी के दिलों में जगह बना लेती है। इसके साथ ही पंखुड़ी की तारीफ सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में भी होने लगती है। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि इसकी छोटी बहू भी मॉडर्न निकलेगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, गंवार है तो क्या हुआ, खबर बहू के राज में ही तो उसकी सास आराम कर रही है, वरना मॉडर्न बहू से तो काम ही करवाती थी। अब इसी तरह आस पड़ोस से लेकर घर तक हर जगह बस पंखुड़ी के चर्चे थे। जेठानी जी देखिए, आप कभी कोई काम नहीं करती और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप प्लीज आज खाना बना दीजिए।
अपने कमरे में सोने चली जाती है। एक काम करती हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ, फिर सोऊंगी। ये सोचकर पंखुड़ी किचन में जाती है तो देखती है कि गायत्री और पायल काम कर रहे हैं। अरे आप दोनों, उफ, एक काम बोला था जेठानी जी से, वो भी उन्होंने नहीं किया। बस ऑफिस से सबके घर आने के बाद क्रेडिट जरूर ले लेती है। माँ जी आप आराम कीजिए और पायल तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं सारा काम कर लूंगी। फिर पंखुड़ी सबको वहां से भेज देती है और खुद सारा काम करती है। इस तरह सारी जिम्मेदारियां संभालते संभालते अब पंखुड़ी भी हार मान चुकी थी और वो एक बार फिर हिम्मत करके सभी को सारी बातें बताने की कोशिश करती है। उफ भाभी, अब आप भी शुरू हो गई। आपको बड़ी भाभी से इतनी क्या दिक्कत है? सच में बेचारी तो बात बात पर रोने लगती है। इतनी सारी साजिश है वो कैसे करेगी? आप लोग उसके खिलाफ हमें भड़काना बंद कीजिए। अरे हम दोनों का प्रमोशन हुआ है तो इसलिए घर में कल एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप लोग सारी तैयारी कर लीजिएगा। और घर में झगड़ा ना हो इसलिए हम काम बांट देते हैं। हाँ ये सही रहेगा। घर की सजावट प्रीति तुम करना और खाना पंखुड़ी आप बना लीजिएगा। बाकी जो छोटे मोटे काम होंगे वो पायल कर लेगी। आयुष के कहने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं और अगले दिन पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी अपने अपने हिस्से का काम करते हैं लेकिन प्रीति घर का कोई काम नहीं करती है। और फिर जब प्रमोशन की पार्टी शुरू होती है तो अरे भाई खाना तो बहुत टेस्टी था लेकिन सजावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सजावट तो किसी ने ही की ही नहीं है। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं लेकिन सजावट को लेकर मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह पार्टी खत्म होती है, सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। जब मैंने तुम्हें कहा था सजावट करने को तो फिर तुमने घर क्यों नहीं सजाया प्रीति? मुझे काम पड़ गया था, लेकिन आपके जाने के बाद पंखुड़ी ने मुझसे कहा कि वो सजावट करेगी और मैं खाना बना दूं। मैंने तो खाना बना दिया, बस उसने सजावट नहीं की। जेठानी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? खाना भी मैंने बनाया है और घर का छोटा मोटा काम पायल ने किया है, जेठानी जी ने कुछ भी नहीं किया। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं देवरानी जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए। देखिए पहले घर में झगड़े नहीं होते थे लेकिन जब से ये आई है तब से झगड़ा होना शुरू हो गया है। बात तो भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। पंखुड़ी जब से तुम आई हो तब से घर में झगड़े हो रहे हैं, वरना पहले कभी माँ और भाभी के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये सारी हरकतें छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। इस तरह सभी लोग पंखुड़ी को बहुत डांटते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पंखुड़ी भी रोते हुए किचन में चली जाती है। बस बहुत हो गया, मैं बड़ी भाभी की वजह से बहुत कुछ सह चुकी हूँ लेकिन छोटी भाभी को नहीं सहने दूंगी। उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे भी उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पहले सोचती है और कुछ प्लान बनाती है। फिर अगली सुबह हर दिन की तरह सारी चीजें होने लगती हैं। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, इतना कहकर सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं। चले गए सब लोग ऑफिस। अब शुरू होगा मेरा असली तांडव। ये साड़ी पहनकर मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, पहले ड्रेस चेंज करती हूँ। ये कहकर वो तुरंत ड्रेस चेंज करके मॉडर्न ड्रेस पहन लेती है। चलो अब ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे, इसलिए देवरानी जी रोज की तरह अब मेरे कमरे में मेरा खाना लेकर आ जाइएगा। बहू और कब तक तू ऐसा करेगी? एक ना एक दिन तेरी पोल जरूर खुलेगी। कैसे खुलेगी? कौन खोलेगा? कौन बताएगा कि मैं सिर्फ सबके सामने दिखावे के लिए संस्कारी कपड़े पहनती हूँ और अच्छी बनती हूँ? मेरी असलियत कुछ और ही है कि मैं संस्कारी नहीं बल्कि मॉडर्न हूँ और पार्टी वगैरह में भी जाती हूँ और साथ ही घर में सबसे कम काम करती हूँ। बोल बढ़िया, कौन बताएगा और किसकी बात पर लोग यकीन करेंगे? प्रीति इतना ही कह रही थी कि तभी घर के पीछे वाले दरवाजे से सभी लोग घर में आ जाते हैं। आप लोग तो ऑफिस गए थे ना? नहीं, हम लोग ऑफिस गए ही नहीं थे। पायल ने हमें आज चुपके से देखने के लिए कहा था कि आखिर घर में क्या हो रहा है। सच में प्रीति, तुम्हें जरा भी शर्म आती है? हाँ, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बिहेवियर करती हो और बेचारी पंखुड़ी तुम्हारी वजह से कितना डांट सुनती है। हाँ, तो मैं और क्या करती? मैं अपनी इमेज अपने ससुराल में बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे काम भी नहीं करना था। देखिए जेठानी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप मॉडर्न हैं, आपको कामकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, वो इस हालत में इतनी ठंड में इस तरह काम करेंगी तो उनकी हालत कैसी होगी? सोचिए अगर माँ जी की जगह आपकी माँ होती और आपकी भाभी उनसे ऐसे काम करवाती तो? भले ही मैं गवार हूँ लेकिन अपनी सास को आराम देना ही तो एक बहू का काम होता है। पंखुड़ी की बात प्रीति दिल पर ले लेती है और अपनी माँ को अपनी सास की जगह इमेजिन करती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग। मैं माफी मांगने के सिवा और कुछ कर नहीं सकती। सच में मुझे अपनी गलती का दिल से पछतावा है। मैं अंदर से कभी ऐसा नहीं करूंगी और हमेशा माँ जी को आराम दूंगी। उनसे कभी काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी माफी मांगने से जो मेरी माँ ने सहा है वो सब ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा करके प्रीति सबसे माफी मांगती है और फिर जाकर सभी लोग प्रीति को माफ कर देते हैं। अरे चलिए अब हमारे घर में होगी एक नई शुरुआत सच्चाई के साथ। प्रीति की असलियत सबके सामने आने और माफी मांगने के बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।